कर दिया। नमस्कार स्टूडेंट, आज सुबह मैंने हॉब्स के समझौते के बारे में मैंने आपसे बात की। अब हॉब्स के संपूर्णता संबंधी विचार के बारे में बात करते हैं। हॉब्स की संपूर्णता संबंधी विचार सॉल्व। हॉब्स से पहले जो संपूर्णता की परिभाषा दी गई वो कुछ इस तरह की दी गई और उसको मानने वाले देने वाले बोधन के रूप में जॉन बोधन के रूप में हम मानते हैं। कमांड ऑफ द सिटीजन, कमांड ऑफ द सिटीजन unrestricted by law by कमांड ऑफ द सिटीजन अनरिस्ट्रिक्टेड बाई लॉ। संपूर्णता एक ऐसा आदेश है, नागरिकों के ऊपर एक ऐसा आदेश है जो कानून के द्वारा बाधित नहीं है। तो ये संपूर्णता की सबसे पहली परिभाषा में मिलती है। संपूर्णता के दो स्कूल माने जाते हैं। संपूर्णता के दो स्कूल माने जाते हैं। टू स्कूल माने जाते हैं। एक जो स्कूल है उसको मोनेस्ट्री रूम मानते हैं। मोनेस्ट्री स्कूल कहते हैं। एकत्ववादी दूसरा जो आता है वो प्लुरलिस्टिक व्यू आता है। प्लुरलिस्टिक स्कूल आता है। इसमें माहौलवादी शैली। तो संपूर्णता के दो स्कूल माने जाते हैं, दो शैली मानी जाती हैं। एक आते हैं मोनेस्टिक व्यू में, तो एक आते हैं मोनेस्टिक स्कूल में और दूसरा आते हैं प्लुरलिस्टिक स्कूल में। अब हम मोनेस्टिक स्कूल बात करते हैं। अब हम मोनेस्टिक स्कूल बात करते हैं। एकत्ववाद की बात करते हैं। एकत्ववादी शैली की बात करते हैं। इसके अंदर जो पहला नाम आता है वो ऑस्टिन हॉब्स का नाम आता है। ऑस्टिन आता है। हॉब्स का नाम आता है। ऑस्टिन का नाम आता है और हॉब्स का नाम आता है। दूसरी जो आती है जो प्लुरलिस्टिक व्यू है, प्लुरलिस्टिक स्कूल है, उसके अंदर आपका मेगावर आता है, आपका एकत्ववादी सिद्धांत के अंतर्गत ये एक निरंकुशवादी सिद्धांत है।
निरंकुशवादी सिद्धांत है, सिद्धांत है निरंकुशवादी सिद्धांत है। इसके अंतर्गत संपूर्णता निरंकुश होती है। इसमें अष्टमी भी मानते हैं और हॉब्स भी ये मानते हैं। जो अष्टमी जो परिभाषा है, अष्टमी ने जो परिभाषा दी है, एक क्षेत्र के निवास करने वाले लोग, एक अष्टमी कहता है एक क्षेत्र विशेष एक निवास करने वाले लोग आदतन रूप से आज्ञा का पालन करते हैं। आदेश की पालना यह अष्टमी मानता है। किसी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। और वही बात हॉस्वी कहता है, संप्रभु ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिपेंट है, उसको किसी को भी उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, अदेय है, जो आपका संप्रभु है, अदेय है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिपेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, वो सब जगह व्याप्त है। वही व्यवस्थापिका है, वही कार्यपालिका है, वही न्यायपालिका है। इस तरह हॉब्स का जो संप्रभु है वो सर्वोच्च होने की जो बात करता है। हॉब्स अपनी संप्रभुता के अंतर्गत ये मानते हैं, हॉब्स अपनी संप्रभुता के अंतर्गत ये मानते हैं हॉब्स अपनी संप्रभुता के अंतर्गत ये मानते हैं। हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित है। हॉब्स के शब्दों में व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। समझौते से स्थापित सर्वोच्च संप्रभु सत्ता संपन्न निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उस जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है। जनता को किसी प्रकार से उसे चुनौती देने का या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहता है, जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना है, चाहे वो आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध क्यों ना हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्याय संगत है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक है उसको प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित हैं। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करते हैं। वह शक्ति पृथक्करण या मिश्रित शासन व्यवस्था का विरोध करता है। उसके अनुसार ऐसी व्यवस्था अराजकता उत्पन्न करने वाली होती है। वह कहता है, इंग्लैंड में उसके समय होने वाले गृहयुद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचते थे सर्वोच्च सत्ता राजा या संसद में विभाजित है। अतः हॉब्स संप्रभुता को संपूर्ण अविभाज्य असीमित मानता है। इस बात को लक्ष्य करते हुए सेवानी कहता है, हॉब्स ने संप्रभुता को उन अयोग्यताओं से पूर्ण मुक्त कर दिया है जिन्हें बौद्धा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। हॉब्स के अनुसार संप्रभु के निम्नलिखित कार्यों में उसकी असीमित और निरंकुश शक्ति का परिचय मिलता है। वो जनता के विचारों और सिद्धांतों का नियंत्रण करे, उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। वो अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति छीनने का भी अधिकार रखता है। उसे अपने प्रजाजनों के सब विवादों के निर्णय करने का अंतिम अधिकार है। उसे सब देशों से युद्ध छेड़ने या संधि करने का अधिकार है। उसकी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों के संपूर्ण साधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार है। संप्रभु शासन के सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है। हॉब्स की संप्रभुता का विचार बौद्धा के विचार से महत्वपूर्ण भेद रखता है। बौद्धा
पुरुषत्ता पर ईश्वर के नियम या प्रकृति के नियम, राज्य के मौलिक नियमों के 3 प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार करता है, परंतु हॉब्स अपनी संप्रभुता पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं मानता है। मोना के मतानुसार राजा को प्रजा की निजी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। हॉब्स उसे यह अधिकार प्रदान करता है। हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत है। हॉब्स ने उसे सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त करके पूर्णता प्रदान की है। इस प्रकार हॉब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है, निरंकुश है, अविभाज्य है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: राज्य की समस्त शासन संचालन में सर्वोच्च है, वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है, वो न्यायाधिपति है। हॉब्स शक्ति पृथक्करण के विश्वास नहीं रखता। उसका संप्रभु ईश्वर पर, धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है, सैनिक असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है, उसके अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है, वही उन्हें अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सम्मान उपाधियों का प्रदान करता भी वही है। सभी समस्याओं के संबंध में अंतिम निर्णय करने का अधिकार भी उसे है, अतः न उसे उसकी व्यवस्था की है। संप्रभु के आदेशों की पालना करने का अतिरिक्त नागरिकों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। हॉब्स का संप्रभु शासन प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है। राज्य की सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने का अधिकारी और सामर्थ्यवान है। वेपर ने ठीक लिखा है, हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। इस प्रकार आज हम हॉब्स की संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में भी बात कर देते हैं, विशेषताएं भी बता देते हैं। उसकी संप्रभुता की विशेषताओं भी बात कर देते हैं। यहाँ पर संप्रभुता की विशेषताएं सर्वशक्तिशाली है। सीमित है। सीमित है। ये है अष्टांगनी है। अप्रतिबंधित है। निरंकुश है। निरंकुश है। सोचते हैं। स्रोत है। नंबर 7
समस्त शक्तियों का वो अधिष्ठाता है। हाउस का जो संप्रभु है वो सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, असीमित शक्तियाँ उसकी अदेह है, शक्तियाँ अस्थापनीय हैं, अप्रतिनिधित्व हैं, शक्ति निरंकुश है, समस्त विधियों का स्रोत है, समस्त विधियों का पालन करता है। सर्वोच्च न्यायपाला न्यायाधिपति है, समस्त शक्तियों का अधिष्ठाता है। जनता के पास एक ही अधिकार है, वो संप्रभु की आदेशों को पालन करे, उसके पास एक ही शक्ति है और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इस तरह विद्यार्थियों आज हाउस की संपूर्णता के बारे में हमने बात की। इस तरह से ये संपूर्णता संबंधी विचार भी आज के पूरे हुए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं